हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के थर्ड पार्ट के बारे में। हम इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं भारतीय संविधान की परिभाषा, उसके जरूरत क्यों पड़ती है, और उसके बाद के वीडियो में हमने पढ़ा है कि संघवाद क्या होता है, ठीक है, और संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है। तो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके आगे के टॉपिक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक है भारतीय संसदीय संविधान का टॉपिक, क्लास 8th में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके आगे का पढ़ते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था संघवाद और संसदीय शासन प्रणाली। अब दो चीजें पढ़ चुकी थी। तीसरा पॉइंट आता है शक्तियों का बंटवारा। अब शक्तियों का बंटवारे का मतलब क्या है कि संविधान के अनुसार सरकार के तीन अंग है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो आपसे अगर कोई पूछे तो सरकार के कितने अंग है, तो आप बताएंगे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधित्व होते हैं, ठीक है। विधायिका में कौन होते हैं? जिन्हें हम चुनते हैं। कार्यपालिका में ऐसे लोग कार्य करते हैं जो कानून को लागू करने और शासन को चलाने का काम देखते हैं। न्यायालयों की व्यवस्था को क्या न्यायपालिका कहा जाता है, यानी न्यायालय यानी कोर्ट। आप जो समझ रहे होंगे, कोर्ट सभी जानते होंगे, कोर्ट जहाँ पे जज बैठते हैं, वकील बैठते हैं, ठीक है। न्यायालयों की व्यवस्था न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में हम पुस्तक में दी गई इकाई 3 में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं सरकार के किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग करने को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है। इन सभी अंगों की शक्तियों एक दूसरे से अलग होती हैं। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर हम प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। अब आपको समझ में आया होगा कि शक्तियों का बंटवारा मतलब सबकी अब पावर्स को बांट दिया गया है। जैसे संविधान की सरकार के 3 अंग होते हैं, क्या? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो इन तीनों के पास अपनी अपनी पावर होती हैं, तो इन्हीं को हम कहते हैं शक्तियों का बंटवारा। समझ में आया? आगे बढ़े। चौथा है मौलिक अधिकार। अधिकार से हमें समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा अधिकार मतलब जो हमें मिलनी ही चाहिए, पावर होती है हमारी, ठीक है। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको ये क्वेश्चंस में ऐसे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि भारत की संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है। तो लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आपको याद रखना होगा कि भारतीय संविधान की अंतरात्मा मौलिक अधिकार को कहा जाता है। मौलिक अधिकार मतलब जो हमें बेसिकली मिलते हैं, किससे? शासन द्वारा, ठीक है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग पर राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों की समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। अब जो भारत औपनिवेशिक शासन था, ब्रिटिश शासन था, उस टाइम पे लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। तो इस चीज़ों को देखते हुए जब हमारा संविधान लिख रहे थे, जब हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे वो संविधान लिख रहे थे, तो उन्होंने एक खास जगह पे जोर दिया और सोचा कि स्वतंत्र भारत में राज्य सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए जो हर नागरिक के पास होंगे। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूहों की रक्षा कर सकें। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि इनका दोहरा उद्देश्य है: पहला, हरेक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता पर और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया हो। यानी इस पूरे पैराग्राफ में समझाया गया है कि जो अल्पसंख्यक थे, मतलब जो
छोटे समुदाय में छोटे छोटे कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो क्या चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकार शामिल हो जाएं जिससे उनके जो समूह है उसकी रक्षा हो। फलस्वरूप बहुसंख्यकों ने से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया। यानी इसके निष्कर्ष में क्या निकला कि जो अल्पसंख्यक थे उनके भी अधिकारों का आश्वासन संविधान में दिया गया। इन मौलिक अधिकारों के बारे में अंबेडकर ने कहा कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला कि हर एक नागरिक को ऐसी स्थिति में लाना होगा, डॉक्टर अंबेडकर थे, वो एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि हर एक नागरिक को ऐसी स्थिति में लाना होगा कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, यानी उसको वह अपने अधिकार के रूप में ले सके। ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी है, यानी ये जो अधिकार होंगे हर उस संस्था के लिए होंगे, हर उस ग्रुप के लिए होंगे जो कानून बनाने का अधिकार दिया, जिन्हें कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। मौलिक अधिकारों के अलावा संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। अब जैसे मौलिक अधिकार हैं वैसे ही नीति निर्देशक तत्वों के बारे में भी बताया गया है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों का मार्गदर्शक के लिए हमेशा अपने सामने रखना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ते नीचे क्या लिखा है। निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? जैसे मौलिक अधिकार में 13 साल का बच्चा कारखाने मजदूरी करता है। ठीक है, यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में आने से रोकता है, ये और जनसमूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोले जाने की अनुमति दी जाती है। सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही क्योंकि वह अधिकारी महिला है। ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब आते हैं धर्मनिरपेक्षता के बारे में। क्या होता है धर्मनिरपेक्षता? धर्मनिरपेक्षता राज्य वह होता है जिसमें राज अधिकृत के रूप में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य वही है जो किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता, यानी जो मतलब एक धर्म को लेकर वो राज उसको बढ़ावा नहीं देगा। इसके बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। अब आप इस बात को समझने लगे कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते खेल बदल जाता है, उसी तरह जिस देश के संविधान भारी बदलाव आ रहे हैं वहाँ का देश बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। हम नेपाल का उदाहरण से समझ चुके हैं। यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य वो होता है जहाँ किसी राज्य में धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यानी अगर वहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग रह रहे हैं तो किसी एक धर्म को नहीं बढ़ाया जाएगा, वो राज्य होगा धर्मनिरपेक्षता राज्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया वे काफ़ी बार जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती है, लेकिन फिर भी ज़्यादा फिक्र न, इस पुस्तक में बाकी अध्यायों में ये सब आगे बाद में पढ़ लेंगे। अब जानते हैं इस जो पूरे टॉपिक में राज्य शब्द का उल्लेख हुआ है वो कहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है। ध्यान रखें, इसका मतलब राज्य सरकार से नहीं है। ठीक है, हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते तो हैं तो हम उसे सरकार के भिन्न अर्थ के रूप में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना, लेकिन चुनाव के जरिए सरकार बदल सकती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। अब राज्य के बारे में अगर कोई आपसे पूछे कि राज्य किसे कहते हैं, ठीक है,
इस जो संविधान में वर्ड यूज हुआ है राज्य, उस राज्य शब्द का क्या अर्थ है? तो आप कहेंगे कि राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। अब हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि भारतीय वो तो देश है, राज्य है क्या? नहीं है ना। तो हम इस संविधान के माध्यम से हम ये समझ रहे हैं कि राज्य शब्द का उपयोग हम पूरे देश के लिए किए हैं। तो जैसे भारतीय राज्य, नेपाल राज्य। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। ठीक, हम समझ चुके हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। सरकार राज्य का एक हिस्सा होती है, या राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है। उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब सरकार का जो शब्द है वो राज्य के स्थान पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार में से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है राज्य का मतलब। राज्य में एक पूरा देश आता है, पूरा जैसे भारत है। ठीक है, इस पूरे वीडियो में आपको समझ में आया कि धर्मनिरपेक्ष क्या होता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों के बारे में समझ में आया, शक्तियों का बंटवारा पढ़ा हमने। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू।